जितनी देर में आप इस वीडियो को देखेंगे हमारी आबादी में 900 लोग और बढ़ चुके होंगे। वो उसी ऑक्सीजन में सांस लेंगे, उतनी ही जगह का बंटवारा होगा और भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा होंगी। जरूरत से ज्यादा आबादी की चिंता लौट आई है। विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि अगर हम इस तेजी से बढ़ती आबादी की अनदेखी करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए इंसानों की आबादी कम कर देगी। तो क्या ये पूरा सच है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि आबादी के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इस बहस को जिस तरह से देखा जाना चाहिए उस पर बात नहीं हो रही। क्या सचमुच जरूरत से ज्यादा जैसी कोई संख्या होती है? आइए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, जब बहुत से लोगों का होना उस असुरक्षित समाज में सुरक्षा का एहसास था। मिसाल के तौर पर भारतीय महाद्वीप में नीतिशास्त्री चाणक्य ने विधवाओं को नया पति ढूंढने के लिए कहा ताकि उनके बच्चे हो सकें। और मुगल शासन में तो जब आबादी बढ़ती थी तो जश्न होता था, क्योंकि इसका मतलब था ज्यादा उपज और ज्यादा खाना। रोमन भी कुछ अलग नहीं थे। कुछ सम्राटों ने तो जल्दी शादी और लगातार बच्चों की पैदाइश को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए ताकि उनकी सेनाएं ताकतवर बनी रहें। जीवन का मतलब बच्चे पैदा करना और नई बस्तियां खड़ी करना था। ये तब तक चला जब तक कि लोगों को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता था। 18वीं सदी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने खतरे की चेतावनी देना शुरू किया। ये तो हुई इतिहास की बात। आधुनिक दौर में द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की एक किताब के साथ इस पर हर जगह बहस तेज हुई। अमेरिका के एक लेखक ने इस किताब में चेतावनी देते हुए ओवर पॉपुलेशन की पहली मिसाल नई दिल्ली को बताया। इसे गरीबी और संसाधनों की खराब व्यवस्था से लेकर पर्यावरण को बर्बाद किए जाने तक के लिए जिम्मेदार कहा जाने लगा। जनसंख्या को काबू में करने के लिए कुछ देशों ने ऐसे प्रयोग करने शुरू किए जो राजनीतिक और नैतिक रूप से गलत साबित हुए। चीन ने एक बच्चे की नीति अपनाई, जिसका नतीजा लैंगिक असंतुलन के रूप में सामने आया, और बाकी के प्रयोगों की तरह इसे भी आखिरकार खत्म करना पड़ा। लेकिन हमें अपना दुश्मन मिल गया, ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन आखिर है क्या? इसे दरअसल कैरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूला से समझा जाता है। ये थोड़ा जटिल है। बुनियादी रूप से इसका मतलब लोगों की उस संख्या से है जो इकोसिस्टम के संसाधनों यानी भोजन, पानी, ऊर्जा और जगह के लिहाज से अनिश्चित काल तक बने रह सकते हैं। शुरुआती गणनाओं में कहा गया कि पृथ्वी पर केवल 4 अरब लोग रह सकते हैं। आज हम लोग लगभग 7 अरब हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों की कमी को तकनीकी संसाधनों से पूरा किया है और इस आबादी को बनाए रखने के लिए नए संसाधन पैदा कर रहे हैं। तो हमें ठीक पता नहीं है कि पृथ्वी की क्षमता कितनी है, क्योंकि कुछ चीजें लगातार बदल रही हैं। एक बात तो तय है कि एक तत्व के रूप में आबादी कोई समस्या नहीं है। ज्यादातर विकसित देशों में आबादी मोटे तौर पर स्थिर है या फिर उसका घटना शुरू हो गया है। विकासशील देश भी इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। शिक्षा और गर्भनिरोध तक पहुंच से संख्या घट रही है, भले ही शहरों को देखकर ऐसा ना लग रहा हो। लोगों की ये धारणा है कि इन शहरों में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। दरअसल हुआ ये कि योजनाकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि आबादी का विकास तो होना ही है। इसके बाद दूसरा बिंदु ये है कि पर्यावरण पर होने वाले असर उपभोग से जुड़े हैं। दुनिया भर में आबादी की तुलना में उपभोग कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम उपभोग के स्तर को अलग अलग संदर्भों में दुनिया भर के शहरों और शहरों के भीतर देखें तो ये बहुत ज्यादा असमान है। तो फिर आइए देखते हैं कि इस समीकरण में हम संसाधनों की खपत कैसे कर रहे हैं। हर साल रिसर्चर धरती के सालाना संसाधनों का बजट तय करते हैं और पता लगाते हैं कि किस वक्त तक
हम उसकी पूरी तरह से खपत कर चुके होंगे। अगर देशों की खपत पर ध्यान दिया जाए तो फर्क इतना ज्यादा दिखता है कि हैरानी होती है। मध्य पूर्व और पश्चिम के कई देश साल की पहली तिमाही में ही अपने पूरे संसाधन खर्च कर देते हैं, जबकि भारत जैसे कुछ देश इस बजट के बाहर नहीं जाते। किसी भारतीय की तुलना में एक औसत अमेरिकी संसाधनों की 16 गुना ज्यादा खपत करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी दुनिया भर में अलग है। 2018 में 4 लोगों के एक भारतीय परिवार का कार्बन फुटप्रिंट सालाना 8 टन से कम था। उसी साल 4 लोगों के एक अमेरिकी परिवार के लिए ये 70 टन था। तो फिर सिर्फ लोगों की संख्या गिनने की बजाय क्यों हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितनी ज्यादा खपत कर रहा है? दुनिया के अलग अलग उद्योगों में होने वाले उत्सर्जन की मात्रा का पता लगाना और उनकी तुलना के बारे में पहले अध्ययन का नाम है प्रोजेक्ट ड्रॉडाउन। हमने बहुत ही जटिल मॉडल बनाए हैं। जब लिस्ट तैयार हुई तो मुझे पक्के तौर पर लग रहा था कि शीर्ष के 10 कौन होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ। इनमें सबसे बड़ा है रेफ्रिजरेटर मैनेजमेंट, यानी ठंडा करने वाली मशीनें। आपने सही सुना। हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर अब भी ऐसे सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो कि CO2 से भी ज्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। प्रोजेक्ट ड्रॉडाउन के तहत दुनिया भर के करीब 200 रिसर्चरों, कार्यकर्ताओं और नीति बनाने वालों ने धरती पर हमारे असर को कम करने के लिए एक सूची तैयार की है। इस लिस्ट में शामिल दूसरा सबसे बड़ा कारक वो है जिसके लिए सभी लोग स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं। खाना। दुनिया भर में होने वाले उत्सर्जन का 1/3 भोजन तंत्र से जुड़ा है, इसीलिए कुछ भी बर्बाद मत कीजिए अगर मुमकिन हो। इस बात से सचमुच कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसान की आबादी का पर्यावरण पर असर होता है। हालांकि फिलहाल अमीर देश इतना अधिक CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं कि गरीब देशों में 3 से 4 अरब की आबादी बढ़ भी जाए तो जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर पर ज्यादा असर नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि आबादी कम करने से तो चीजों की खपत कम करना ज्यादा आसान है। ये कहना कि जरूरत से ज्यादा लोग हैं, ये किसी इंसान के प्रति कठोरता है। कौन इंसान मानेगा कि वो जरूरत से ज्यादा है? कोई नहीं। तो अब समय आ गया है कि इस रिवायत को बदला जाए। हर बात के लिए आबादी को इल्जाम देने की जगह क्यों ना उन खतरों पर ध्यान दिया जाए जो दिखते नहीं हैं। क्यों ना चीजों की खपत और बर्बादी कम करने के बारे में बात शुरू की जाए।